नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को कवर कर दिया है, जिसमें मैंने आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का सफर कवर किया है। और उसमें मैंने आपको बताया है कि आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ। वह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और मैंने इस वीडियो में हर एक उस पॉइंट को कवर किया है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आपको प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है, इसीलिए पहले आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने प्रश्न याद हुए और आपको कितने प्रश्न आते थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो इतिहास है इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में वो आता है जिस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था, मतलब कि मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल में डालते हैं, जैसे कि पाषाण काल और ताम्रकाल। ये टॉपिक मैंने कवर कर दिया है पहली वीडियो में, तो वह वीडियो आप देख लेना। आज हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिस काल में मनुष्य लिपि से तो परिचित था, यानी लिखना तो जानता था, पर जो उसने लिखा है वो हम पढ़ नहीं सकते, तो इसको हमने आदि ऐतिहासिक काल में डाला है, जैसे कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता। इसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा काल आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य किसी न किसी लिपि से परिचित था, यानी कि वो लिखना जानता था और जो उसने लिखा है वो हम पढ़ भी सकते हैं, तो इसे हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, वैदिक काल, महाजनपद, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यह सारी की सारी चीजें प्राचीन भारत में आती है। इसके बाद जो मुगलों का वंश है वो मध्यकालीन भारत में आता है और आधुनिक भारत में आता है, मतलब कि जो हमने लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल में डालते हैं। तो आज हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उस समय के जो मनुष्य थे वह किसी न किसी लिपि से परिचित थे, पर उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, तो वह हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसमें सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पर इसमें भी याद रखना, जो सर्वमान्य है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया, पर बाद में देखा गया कि जब बाद में खुदाई हुई तो जो इसके साक्ष्य हैं वो यमुना घाटी, गोदावरी घाटी, यानी कि अन्य नदियों की घाटियों पर भी मिले। इसलिए बाद के जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता रखना इसका नाम सही नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा पर रख दिया, क्योंकि इसकी खुदाई में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो हड़प्पा से मिले थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। एक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उचित नाम क्या है, तो उसमें ऑप्शन में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता भी दिया हुआ था और हड़प्पा सभ्यता भी दिया हुआ था, जबकि यह सभी एक ही के नाम हैं। पर सबसे उचित नाम कौन सा है, तो वो है हड़प्पा सभ्यता। मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि पहले इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, पर जब इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ और भी जगह पर खुदाई हुई तो पता चला कि जो इसका विस्तार है वो और भी नदी घाटियों पर मिला है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और सबसे उचित नाम है हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह कार्बन डेटिंग प्रणाली से पता लगाई गई यह तिथि कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास रहा है। यह सर्वमान्य तिथि है और कई किताबों में ये जो तिथि है वह 2350 या 2400 ईसा पूर्व से बताई गई है, पर जो सर्वमान्य तिथि है यह 2500 ईसा पूर्व से ही है, यह याद रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हो रहा था उस समय इसके समकालीन और भी सभ्यताएं चल रही थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी सभ्यताएं चल रही थीं, पर बाकी जो सभ्यताएं थीं वह ग्रामीण सभ्यताएं थीं। पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता कैसे पता चली तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है, पर आप इतना याद जरूर रखिएगा कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम
1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी थी। देखिए क्या हुआ था कि जहाँ पर इसकी खुदाई हुई थी ना हड़प्पा में, वहाँ पर पहले क्या हो रहा था, मतलब जब इसकी खुदाई शुरू नहीं हुई थी, वहाँ पर जो लोग थे वह घर बनाने के लिए वहाँ से खुदाई करके जो ईंटें थी वहाँ की, उन ईंटों से अपना घर बना रहे थे। तो जो चार्ल्स मैसन था, इसको पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई करके वहाँ से ईंटें निकाल रहे हैं और उससे अपना घर बना रहे हैं। तो जब इसको पता चला तो इसने उतना ध्यान नहीं दिया, मतलब कि इसको पता तो चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उस समय अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेजों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वह बात वहीं पर खत्म हो गई। पर बाद में 1921 में देख रहे हैं आप, 1826 में चार्ल्स मैसन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 में जाकर तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, मतलब कि उस समय के जो पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे अंग्रेज ही होंगे, क्योंकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ था। 1921 की बात है, तो जॉन मार्शल ने खुदाई करने का आदेश दिया। तो जॉन मार्शल को पता चल गया कि यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता बसी थी, तभी यह सब अवशेष मिल रहे हैं। तो जॉन मार्शल अधिकारी था, तो वो तो खुदाई करेगा नहीं, तो उसने खुदाई करने के निर्देश किसको दिए, तो उसने निर्देश दिए राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो जो जॉन मार्शल थे वो सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, तो वो खुद खुदाई तो करेंगे नहीं, तो उन्होंने राय बहादुर दयाराम साहनी को हड़प्पा की खुदाई करने के आदेश दिए। तो दयाराम साहनी ने खुदाई शुरू की और सबसे पहले हड़प्पा की खोज की, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे यह पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा शहर की बात हो रही है, तो हड़प्पा शहर की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी, 1921 में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है, मतलब कि कहाँ तक यह सभ्यता फैली हुई थी। तो इसकी उत्तरी सीमा की अगर हम बात करें तो यह पाई गई है मांडा में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो है दैमाबाद, और दैमाबाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी पूर्वी सीमा कहाँ तक है, तो इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिमी सीमा की अगर हम बात करें तो पश्चिमी सीमा इसकी सुतका गैंडोर तक है, और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है वर्तमान में। तो इन सभी जगहों तक यह सभ्यता फैली हुई थी। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि उत्तरी सीमा कहाँ तक थी, तो उत्तरी सीमा थी मांडा जम्मू तक, दक्षिणी सीमा थी दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और इसके बाद अगर हम देखें पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और पश्चिमी सीमा फैली थी सुतका गैंडोर बलूचिस्तान तक। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिमी सीमा तक। तो यह सब आप याद रखिएगा। आपसे यह पूछा भी जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक फैली थी, तो यह चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। और यह जरूर याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता का आकार था, यानी कि जो इसका विस्तार था, तो इसका जो विस्तार था वह त्रिभुजाकार था। तो अगर हम सभी पॉइंट को आपस में मिलाएं तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनता है, तो इसीलिए कहा गया कि जो सिंधु सभ्यता का आकार है यह त्रिभुजाकार है। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसे था ये हम देखते हैं। तो जब सिंधु घाटी के जो सभ्यता के लोग थे, तो जो उनके समाज का स्वरूप था वो कैसा था, वो मात्र सत्तात्मक था। ये इम्पोर्टेंट है। तो जो सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था यह मात्र सत्तात्मक था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यह मात्र देवी की पूजा करते थे। यह तो हमें पता चला कि वह कौन सी देवी की पूजा करते थे, पर यह माना जाता है कि उनकी यह मात्र देवी थी। वह अपनी मात्र देवी की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे। और जो वहाँ की मोहरें थीं, मोहरों पर भी देवियों की तस्वीरें, आकृतियाँ मिली हैं। इसलिए माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी यह मात्र सत्तात्मक थी, यह याद रखिएगा। और जो सिंधु सभ्यता का समाज था यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। उस समय कौन कौन से वर्ग थे, तो एक था विद्वान वर्ग, दूसरा था योद्धा वर्ग, तीसरा था व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और चौथा था श्रमिक वर्ग। यह इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता का समाज था यह 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग, और चौथा श्रमिक वर्ग। इसके बाद देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इनका भोजन कैसे था। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी कि वो शाकाहारी भी और मांसाहारी भी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके समाधान प्रणाली क्या थी। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कौन कौन सा प्रकार था, पहला प्रकार था पूर्ण समाधान, जिसमें वो क्या करते थे कि मृतकों को कब्र में दफनाने की यह परंपरा करते थे, जिसे कहा जाता था पूर्ण समाधान। दूसरा था आंशिक समाधान। तो आंशिक समाधान में मृतक के शरीर को जंगल में रख दिया जाता था, और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो उसके बाद जो उसकी हड्डियां बचती थी उन्हें दफना दिया जाता था, तो उसको कहा जाता था आंशिक समाधान। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतक को जलाने की परंपरा थी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने अलग अलग किताबों से उठाए हैं। तो जो समाधान प्रणाली थी यह 3 प्रकार की थी, पूर्ण समाधान,
आंशिक समाधान और दाह संस्कार। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे हम शहरी सभ्यता कहते हैं ना, तो उसका नगर नियोजन देख लेते हैं कि क्यों उसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान बने थे उनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। यह जरूर याद रखिएगा कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और सिंधु सभ्यता के जो मकान थे उनके जो दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़कों पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो सिंधु सभ्यता के जो मकान होते थे जितने भी बने हुए थे उनके जो भी दरवाजे थे वह बाहर सड़क पर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर गलियों की ओर खुलते थे। और सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मिली है वो मोहनजोदड़ो में मिली है। तो कितनी इसकी चौड़ाई है? तो लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। यह सड़क कहाँ पर मिली है? तो यह सड़क मोहनजोदड़ो में मिली है और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 10 मीटर है, यह याद रखिएगा। और सामान्यतः जो मकान बने होते थे सिंधु सभ्यता के उनमें 4 और 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी बनाए जाते थे। इसीलिए इसे शहरी सभ्यता कहा जाता है। देखिए किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से ये अपने नगर को बसाते थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे यहाँ पर जो नालियां भी मिलती थीं वह ढकी हुई नालियां थीं। इसीलिए इसे शहरी सभ्यता कहा गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पटकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और जो दरवाजे भी थे वो सड़कों की ओर नहीं खुल रहे हैं, गलियों की ओर खुल रहे हैं। चौड़ी सड़कें होती थीं, 4-5 कमरे के मकान बनाए जाते थे, उसमें रसोई घर भी है, कुआं भी है, शौचालय भी है, स्नानागार भी है और नालियां भी हैं। इसलिए इसे शहरी सभ्यता कहा जा रहा है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो नालियां होती थी वो कैसी होती थीं? ढकी हुई नालियां होती थीं। इसके बाद हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। यहाँ से बहुत से प्रश्न बने हैं इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा की खुदाई आपने बताया था तो सबसे पहले हुई थी कब? 1921 में। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और वर्तमान में ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से मिली थीं। तो हड़प्पा से श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है जिसमें दफनाया जाता है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। तो 37 कब्रिस्तान मिले हैं जिन्हें RH-37 का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या था? श्रमिक आवास थे, अन्नागार थे, लकड़ी का ताबूत था और RH-37 कब्रिस्तान मिला था। और भी कई चीज़ें मिली हैं पर वो आपके एग्जाम के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वही अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर वह याद रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ही पॉइंट कवर किया है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें आपको याद रखनी है जो हमें हड़प्पा से मिली हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो इसको आप एक स्टोरी से भी याद कर सकते हैं। तो आपको पता है कि मजदूर की सारी जिंदगी कमाने खाने में निकल जाती है और बाद में बेचारा वो खत्म हो जाता है, कमाते खाते ही वह खत्म हो जाता है। तो यह आपको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या क्या मिला है। श्रमिक आवास मिला है, मजदूर है तो वह खाएगा, अन्नागार मिला है और क्या है? तो अन्नागार मिला है जहाँ पर श्रमिक अपना अन्न रखेगा। उसके बाद लकड़ी का ताबूत मिला है। तो मैंने आपको बताया कि मजदूर की सारी जिंदगी कमाने खाने में निकल जाती है और अंत में वह खत्म हो जाता है। तो लकड़ी का ताबूत मिला है उसे दफनाने के लिए और RH-37 कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर उसको दफनाया जाएगा। तो क्या क्या मिला है? श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। यह कब्रिस्तान है RH-37। यह भी NTPC के एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसे भी कवर किया है। तो इन 4 चीज़ों को आप याद रखिएगा, यह हड़प्पा से मिली हैं। तो हड़प्पा के बाद अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी। तो जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई हुई थी 1922 में। बस आप 2 ही याद रखना, एक तो 1921 में हड़प्पा की हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की हुई थी। बाकी आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, बस ये दोनों याद रख लेना, क्योंकि प्रथम दोनों जो हैं वह सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी खुदाई 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई थी। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है ये इम्पोर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो यह इम्पोर्टेंट है, यह इस शब्द का अर्थ है। तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली तो देख लेते हैं पहले कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। तो पहला है पुरोहित आवास, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है विशाल स्नानागृह, चौथा है घर में कुआं, पांचवा आदि शिव की मूर्ति और छठवा कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति और सातवां
सबसे चौड़ी सड़क, तो वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदड़ो में। तो सबसे चौड़ी सड़क कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। तो कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं आपने देख लिया। पुरोहित आवास। पीछे हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता में, तो वहां पर क्या मिला था? वहां पर मिला था श्रमिक आवास। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर मिला पुरोहित आवास। तो देखिए मोहनजोदड़ो से आपको इसे लिंक करना है। मोहनजोदड़ो में क्या? मोहन भगवान जो कृष्ण है उनको मोहन मुरारी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अगर भगवान है तो उनकी पूजा होगी, तो वह पुरोहित हैं। पुरोहित हैं तो पुरोहित का आवास है, तो पुरोहित है तो वह खाएंगे पिएंगे तो अन्नागार हो गया। और ये जरूर याद रखिएगा कि हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिला है। पर जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है यह सबसे बड़ा, यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। यह जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार था। मिला तो हड़प्पा में भी था पर यह बड़ा वाला था। तो पुरोहित का आवास मिला है, अन्नागार मिला है, तो पुरोहित रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे तो वहीं पर ही। विशाल स्नानगृह मिला है, घर में कुआं मिला है, आदि शिव की मूर्ति मिली है। तो देखिए हम स्टोरी कैसे बना सकते हैं कि जो पुरोहित हैं मोहनजोदड़ो में हमने मोहन को लिंक किया कि भगवान कृष्ण है तो उनकी पूजा करने के लिए पुरोहित हैं। तो जो पुरोहित हैं वह पहले स्नानागृह में स्नान करेंगे। तो पहले विशाल स्नानगृह मिला, उसके बाद वो क्या करेंगे? वो पूजा करेंगे। और पूजा करने के लिए कौन है? भगवान शिव हैं। तो भगवान शिव पर क्या किया जाता है? जल चढ़ाया जाता है। तो क्या करेंगे? वो कुएं से पानी निकालेंगे और शिव जी की मूर्ति पर जल चढ़ाएंगे। तो हमने पढ़ा पुरोहित आवास है, यानी कि पुरोहित हैं तो वह सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद वह घर से कुएं से पानी निकालेंगे और भगवान शिव पर पानी चढ़ाएंगे। तो ये हम स्टोरी बना रहे हैं ताकि अगर आपको एक भी चीज़ पता चल जाए तो बाकी आसपास की चीज़ें आप लिंक कर सकें कि बाकी चीज़ें यहीं पर होंगी। तो मोहनजोदड़ो में हमने पढ़ लिया पुरोहित आवास है, अन्नागार है, विशाल स्नानागृह है, घर में कुआं है और आदि शिव की मूर्ति है। और कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति भी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो जो कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति है इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा आदि शिव, तो जो भगवान शिव है उनकी एक नृत्य कला है जिसे नटराज कहा गया है, नटराज की मूर्ति है। तो यहाँ पर कौन सी है? नर्तकी की मूर्ति है। तो भगवान शिव से आप नटराज की मूर्ति याद रख लेना, तो इसी से आपको नर्तकी की मूर्ति याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो जो भगवान शिव हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दूसरी मूर्ति भी मिली है और वो मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति। और यहाँ पर सबसे चौड़ी सड़क भी मिली है। तो क्या है? अब मैं इसको बताता हूँ। तो पुरोहित आवास मिला है, अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागृह, ये जरूर याद रखिएगा कि विशाल स्नानागृह मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। घर में कुआं मिला है, आदि शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है और सबसे चौड़ी सड़क मिली है। ये सब कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके बाद आता है चन्हूदड़ो। तो चन्हूदड़ो कहाँ पर है? तो इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। चन्हूदड़ो यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। तो यह दुर्ग रहित का मतलब क्या है? तो यह जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं ना, उन शहरों में जो भी मकान बने होते थे, जो भी बस्तियां बनी होती थी, उसके बाद में एक बाउंड्री बनी होती थी ताकि बाहर से आक्रमण ना हो सके, इसलिए बाउंड्री बनी होती थी और उसी के अंदर बस्तियां बसी हुई थी। और जो चन्हूदड़ो था यह दुर्ग रहित था, मतलब कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, मतलब कि यह औद्योगिक शहर था और यहाँ पर कोई भी बाउंड्री नहीं थी, यह जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ पर देखिए सब महिलाओं वाली वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, मनके और गुड़िया हो गई। और एक चीज याद रखिएगा कि कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ पर मिले हैं। तो बिल्ली का कुत्ता पीछा कर रहा था तो इन दोनों के पैरों के निशान मिले हैं। किसके? कुत्ते और बिल्ली के। तो यहाँ पर क्या क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनके और गुड़िया मिले हैं और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं चन्हूदड़ो में। इसके बाद आगे देखते हैं रोपड़। तो इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि भारत में है, पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में भी मैंने आपको बताया था कि नवपाषाण काल में ऐसा ही सब मिला था बुर्ज होम में। वहाँ पर भी क्या मिला था कि वहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। वैसे ही प्रमाण मिले हैं रोपड़ में, यहाँ पर भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो जो कुत्ता होता है वह वफादार होता है। देखिए इसने कितनी वफादारी की कि अंतिम समय में भी उसको अपने मालिक के साथ दफनाया गया। यह देख कर के तो कोई भी रो पड़े, क्योंकि कुत्ते की वफादारी को देखकर तो कोई भी रो पड़े कि अंतिम समय में भी कुत्ता को अपने मालिक के साथ दफनाया गया। तो जो कुत्ता है वह अपने मालिक के साथ अंतिम समय में भी रहा, तो इसको देख करके कोई भी रो पड़ सकता है। तो यह रोपड़ में मिला है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी चीजें देखकर कोई भी भावुक हो जाए, कोई भी रो पड़े, तो रोपड़ में मिला मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यह कहाँ पर मिला? रोपड़ में मिला है। कहाँ पर? मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण रोपड़ में मिला है।
तो क्या क्या हमने पढ़ा कि रोपड़ की जो खुदाई हुई थी वो एकदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर मानव को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। तो इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी और वर्तमान में ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। और यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ पर हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, हवन कुंड मिला है और चूड़ी मिली हैं। तो चूड़ी तो मिलेंगी ही, क्योंकि कालीबंगा के नाम से ही क्लियर है कि काली मिट्टी की चूड़ी। तो क्या क्या चीजें मिली हैं? हल से जुते हुए खेत के निशान, ये इंपॉर्टेंट है कि हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, कालीबंगा से अलंकृत ईंट मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं और चूड़ी मिली हैं। तो ये 4 चीजें आपको कालीबंगा से याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में है और यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो ये की चीज आपको याद रखनी है, स्टेडियम। तो स्टेडियम जो है वह धौलावीरा में मिला था, तो यह आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं सुरकोटदा। तो क्या है कि इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया था और यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है सुरकोटदा। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो अवशेष हैं जो कि सुरकोटदा से मिले हैं और यह घोड़ों की हड्डियों के अवशेष हैं। इससे यही चीज पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इसे कवर किया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो लोथल। तो लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ पर इसकी खोज हुई थी लोथल की। तो कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे, अहमदाबाद गुजरात में है लोथल। तो यहाँ से क्या क्या मिला? तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है, यानी कि पोर्ट मिला है, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो व्यापार करते थे ना, तो वहाँ का बंदरगाह जो था वो था, कौन सा बंदरगाह? वो था लोथल में। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। तो आप रिलेट कर सकते हैं, तो लोथल गुजरात में है और गुजरात है समुद्र के किनारे। तो समुद्र के किनारे जब गुजरात है तो यहीं से क्या मिला था? बंदरगाह मिला था। और यहाँ के जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। हमने पीछे पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जो घर बने हैं उनके दरवाजे बाहर सड़कों पर नहीं खुलते, पीछे की ओर खुलते हैं। पर अकेला लोथल ऐसी जगह थी जहाँ के जो दरवाजे थे वो सड़कों की ओर खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो लोथल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर बंदरगाह मिला है और यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। तो बंदरगाह क्यों मिला? तो मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह थे तो यहाँ पर क्या था कि व्यापार होता था। और जो गुजरात है वो समुद्र तट पर स्थित है, तो वहाँ पर एक बंदरगाह बना था। तो इसके बाद अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी तथ्य हैं मैंने वो वन लाइनर में कवर कर दिए हैं और यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांसे की खोज हुई थी, कांसे का पता चला था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है यह भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए और ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है और अभी तक यह पढ़ी नहीं जा सकी। तो कौन सी लिपि है? भाव चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद है कि जो सैंधव वासी हैं यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, यह विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो सबसे ज्यादा कपास उगाते थे, इसीलिए यूनानियों ने जो कपास का नाम रखा था यह सिंडोन रख दिया था। सिंडोन का मतलब क्या होता है? सैंधव वासियों की उपज, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों की उपज। तो कपास में नंबर 1 पर थे सैंधव वासी। और सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु जो उनका मुख्य व्यवसाय था ये व्यापार था। ये जरूर याद रखिएगा कि उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे, तो व्यापार करते थे तो माप तौल से तो परिचित होंगे ही, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यह कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वह लोहे से परिचित नहीं थे। ऑप्शन में लोहा ही दिया होता है, याद रखिएगा। तो किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। तो उस समय के जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें मुख्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थीं उनमें जो जानवरों के चित्र मिले हैं उनमें शेर के चित्र नहीं मिले हैं। तो एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ज्यादातर ऑप्शन में शेर दिया होता है कि शेर के जो चित्र हैं उस समय नहीं मिले हैं। कब? हड़प्पा सभ्यता के समय जो मोहरें थी ना उसमें शेर के चित्र नहीं मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है मुख्य रूप से। तो सेल खड़ी होता है यह बेशकीमती पत्थर यानी कि रत्न होता है, उसका इस्तेमाल किया गया था हड़प्पा सभ्यता के समय में मोहरों में। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राप्त मान्यता काल है ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो वह कैसे निवासी थे? तो वह शहरी निवासी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने होते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो मैंने आपको बताया था कि इस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कपास के उत्पादन में। इसलिए यूनानी इसको सिंडन कहते थे, यानी कि सिंधव वासियों की उपज कहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो आपको जरूर याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो बताइए सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? मैंने आपको बताया था। तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे? तो ऑप्शन डी मातृशक्ति में सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो किस पशु के अवशेष नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन ए शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। घोड़े के भी मिले हैं, गाय के भी मिले हैं और हाथी के भी मिले हैं, पर शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोहा। तो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा था बंदरगाह, कहाँ पर था तो वो था लोथल में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से यह प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है नृत्य करने वाली। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा को बताना है। तो उत्तरी सीमा कहाँ पर है? तो उत्तरी सीमा कहाँ पर है? ऑप्शन से पता चलेगा, जम्मू उत्तर में है, तो उत्तर में हो जाएगा मांडा। दक्षिणी सीमा कौन सी है? वो है दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा कौन सी है? तो वो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो वो है सुत्का गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। तो इसके आमने सामने ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 1, डी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पर पाया गया है? तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पर मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। आज का आखिरी प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना डेली ऐसी ही पूरी की पूरी हिस्ट्री की क्लासेस के लिए। दोस्तों मैं कंप्लीट हिस्ट्री कवर कराऊंगा ऐसे ही टॉपिक वाइज। और एक बार अगर आप हिस्ट्री की सारी क्लासेस देख लेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह हिस्ट्री की क्लास में कवर कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।